चलो बाबू, सेकंड चैप्टर है बैंकिंग। जीएसटी हो ही गया। बैंकिंग देख लेते हैं। बैंकिंग का मतलब, बैंक एक हमारा क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसों का क्या करेगा, आदान प्रदान करता है, स्टोर करके रखता है पैसा, जब हमें जरूरत होगी तो पैसा हमें देगा वो। ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में इसका एनालिसिस नहीं किया जाएगा। बैंकिंग में देखो बाबू, क्या होता है ना कि बैंक में अगर जाते हो तो चार तरह के खाता खोले जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं वहाँ पे। सबसे पहला अकाउंट होगा सेविंग्स अकाउंट, जो नॉर्मली लोग खुलवाते हैं। सेविंग्स अकाउंट होता है। एक होता है करंट अकाउंट, जो कि बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जहाँ पे पैसे का आदान प्रदान ज़्यादा होता हो। डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक करंट अकाउंट ओपन करते हैं। सेविंग अकाउंट मतलब जहाँ पैसा हमको स्टोर करना है। जैसे सबके पास, जितने तुम्हारे घर में जितने लोग भी हैं उनके घर जो अकाउंट होगा वो सारा किस में होता है, वो सेविंग्स अकाउंट होता है। ठीक। एक करंट अकाउंट जिसका भी बिजनेस है, दुकान उकान है, जिनका डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, वो हमारा करंट अकाउंट होगा। ठीक है। तीसरा अकाउंट खुलता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी जिसको बोला जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये आंटी वाला है वो, बताया था ना पहले। आंटी आती हैं हर महीना 500 रुपया 1000 रुपया लेके जाती हैं, वो ये है आरडी। नाम से पता चला है, रिकरिंग, बार बार रिपीट होगा। डिपॉजिट जो तुम कर रहे हो बार बार रिपीट होता है। अब देखो इसमें अंतर क्या क्या चीज़ है। सेविंग अकाउंट पता चली गया, इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 2-3%, 4%, डिपेंडिंग अपॉन बैंक्स। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, कोई पैसा इसमें मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एफडी में जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिक्स्ड डिपॉजिट, नाम ही है फिक्स्ड कर दिया मैंने। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को मैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए क्या करता हूँ, फिक्स करके रखता हूँ मैं। लेकिन इसमें एक लफड़ा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इसका भी कम है, 6 साढ़े 6 तक हाईएस्ट देते हैं लोग। सीनियर सिटीजन को 7 तक दिया जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि तुम एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए तुमने पैसा स्टोर किया है, अगर उसके पहले निकालते हो तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तुमको, कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाला है। इंटरेस्ट जो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट पे ईयरली आता है, इस पर भी ईयरली आता है। करंट पे तो कोई डिपॉजिट होगा ही नहीं, इंटरेस्ट आएगा नहीं। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हर महीने हम इसमें पैसा जमा कराते हैं। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, वो फिक्स रहता है। 500 रुपये का तुमने आरडी खुलवाया, 1000 रुपये का आरडी खुलवाया, हर महीने क्या करेंगे हम, उतना अमाउंट ऑफ मनी क्या करेंगे, डीलर जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, या खुद तुम जमा करने जाते हो, पोस्ट ऑफिस वगैरह में खोला जाता है, बैंक भी खोलता है ये, तो उसको तुम हर महीने तुम उसमें क्या करो, डिपॉजिट कराए जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैंने आज पैसा जो जमा किया है, ध्यान से समझना इस बात को, आज जो मैंने पैसा जमा किया, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने बाद आज जो मैंने पैसा जमा किया था उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। सही है ना। जैसे देखो, फर्स्ट मंथ में हमारे सिलेबस में क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट है, इसी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 9% तक जाता है, 10% भी देते हैं हम लोग कई जगहों पे। तुम्हारे जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें कई जगह 14% भी लिखा गया है। सही। हम लोग को स्पेसिफिकली बात करना है रिकरिंग डिपॉजिट का। अब यहाँ ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला भी डिराइव करके बता देता हूँ मैं, लेकिन पहले एक सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। मान लो तुमने फर्स्ट मंथ में 500 रुपया जमा किया, सही है। अब इस पे इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया है। सेकेंड मंथ में जब इंटरेस्ट लेने जाओ, देखो मैं टिक लगा रहा हूं, इंटरेस्ट बन रहा है। सेकेंड मंथ में जब तुम 500 रुपये जमा किए, इससे पहले पहले इस पे इंटरेस्ट बन चुका होगा। सपोज कर लेता हूं मैं 10% का, 50 रुपये आ चुका है तुम्हारे अकाउंट में। अब तुमने जो पैसा ये जमा कराया, 500 प्लस 500, 1000 रुपया हुआ, प्लस 50 रुपया और दिखाई देगा उसमें, तुम्हारे अकाउंट में 1050 रुपया दिखाई देने वाला है। अब तीसरे महीने तुम गए, थर्ड मंथ में तुमने, थर्ड मंथ में, सेकेंड होगा ना, सेकेंड मंथ फर्स्ट मंथ में, थर्ड मंथ में जब तुम पैसा जमा करने गए 500 रुपये, तो बाबू इसका इंटरेस्ट फिर से बना, इसका भी एक इंटरेस्ट बन चुका होगा। अब तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए दिखाई दे रहे होंगे, 500 प्लस 500 प्लस 500, और इसके 2 बार का इंटरेस्ट और उसके 1 बार का इंटरेस्ट। आती है बस समझ में। फिर से फोर्थ मंथ में तुम गए जमा करने, 500 रुपये तुमने दिया, तो इसका इंटरेस्ट बन चुका होगा, इसका डबल इंटरेस्ट हो गया, इसका 3 बार इंटरेस्ट हो चुका होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कि जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जा रहा है, जो पैसा ज्यादा समय के लिए रखा गया है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा होगा। समझ आती बात।
उस पे ज़्यादा पैसा बन रहा होगा। तुम जैसे जैसे पैसे का ये ड्यूरेशन बढ़ाते जाओगे, उसके पिछले वालों का इंटरेस्ट मिलता रहेगा तुमको। बात समझ आ गई ना? तो अब इसी चीज़ को हम जनरल में लेके चलते हैं। और दूसरी चीज़, जो इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पर हमें, जो इंटरेस्ट मिलता है वो हम एसआई से हमें मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट है, दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो आरडी में इंटरेस्ट मिलता है वो हमको किससे मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो जो अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में दिखाई देगा, सब लोग बचपन से पढ़े हुए आ रहे हैं, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है कि नहीं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये पढ़े हैं कि नहीं हम लोग? तो अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ की 3 महीने बाद अगर मैं जाके अपने अकाउंट में देखना चाहता हूँ तो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट, ये दिखाई देगा, ये हमको दिखाई देने वाला उसके अंदर। अब इसी को हम लोग एक जनरल फॉर्मूला से बनाते हैं, इसको एक जनरल फॉर्मूले से डिराइव करते हैं इसके फॉर्मूले को। चलो देखो यहाँ पे, मान लो पी रुपया तुमने जमा किया एवरी मंथ, हर महीने में पी रुपया जमा कर रहे हैं हम लोग एन मंथ्स के लिए। जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, जो भी 1 2 3 4 करके बताया गया था उसी को। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R% इंटरेस्ट है, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट, देखो यहाँ पे अमाउंट नहीं बोला जाता है, मैच्योरिटी अमाउंट बोला जाता है, मतलब कितना मैच्योर हो गया है तुम्हारा, पॉलिसी वगैरह बोलते हैं। फॉर पी डिपॉजिटेड इन फर्स्ट मंथ आफ्टर एन मंथ्स, मैं एन महीने बाद गया हूँ, ठीक है, मान लेते हैं 12 महीने बाद मैं गया पैसा लेने के लिए, तो जो मैंने पहले महीने में जो पैसा जमा कराया था उसका 11 बार इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? सॉरी 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अरे पहले महीने का मिलेगा, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का मिलने वाला है ना, क्योंकि अभी बताया मैंने, जितने ज़्यादा समय के लिए पैसा रखा जाएगा उस पर उतना इंटरेस्ट बनता ही बनता है। पहले महीने जमा किया हूँ, पहले महीने में भी उसका इंटरेस्ट होगा, सेकंड महीने में भी होगा, जब तक मैं पैसा नहीं निकालूंगा हर महीने उसका इंटरेस्ट बनता होगा। सेकंड महीने में जो दिया होगा उसका एक महीना कम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो 11 ही महीने पैसा रखा हुआ था ना। तीसरे महीने में जो दिया होगा वो 2 महीने कम हो गया, क्यों? क्योंकि उसको तीसरे महीने में डाला था मैं। इसके बाद वाले में इंटरेस्ट मिलेगा, इसके पहले 2 महीने में इसका इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। आती बात समझ में इतनी बात? ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? मैच्योरिटी अमाउंट, जिसको MA से रिप्रेजेंट किया है तुम्हारी बुक में, कैसे किया गया? हाँ, MV से, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। और अभी अभी हमने पढ़ा था अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अब निकाल रहा हूं मैं इंटरेस्ट, अभी अभी बोला मैंने सिंपल इंटरेस्ट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, PRT/100 होता है कि नहीं? समझ में आती इतनी बात? प्रिंसिपल कितना है सर, कितना रुपया जमा किया? P। रेट कितना है सर? R% है, तो इसको मैं R/100 कर लेता हूं मैं, इंटू P लिख दिया, R/100 लिख दिया। अब टाइम बचा है कि नहीं? अगर याद हो SI में ये टाइम किस में होता था? इन ईयर्स होता था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं? मंथ्स में क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ईयर को मंथ में बदलना आता है, कैसे? 12 से भाग दे करके। तो क्या मैं इसको N/12 लिख दूं? कोई आपत्ति है क्या? किसी को कोई आपत्ति हो बताओ? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। N है क्या? टाइम हमारा, अपॉन में 12, क्योंकि सर ये फॉर्मूले में हमारा ये T ईयर में होता है, मैं इसको इन मंथ्स में कन्वर्ट किया हूँ। आगे बढ़ते हैं, सेम यही चीज मैं निकाल रहा हूँ। मैच्योरिटी अमाउंट फॉर P डिपॉजिटेड इन सेकेंड मंथ, जो मैं सेकेंड मंथ में जमा किया हूँगा आफ्टर एन मंथ्स, जो सेकेंड महीने में मैंने जमा किया उस पर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी सर? अगेन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? PR। अब बताना बाबू, ये सेकेंड महीने में जो जमा किया हूं वो N-1 महीने तक की तो है बैंक में, 12 महीने का मैंने डिपॉजिट डाला था, टोटल मैंने 12 महीने के लिए पैसे जमा करा रहा हूं मैं। जो दूसरे महीने में मैंने पैसा जमा किया वो 11 ही महीने बैंक में रहेगा ना, एक महीना तो निकल चुका है ऑलरेडी। तो क्या मैं यहाँ पे N-1 कर दूं? कोई आपत्ति है क्या? कर सकते हैं हम लोग। सेम इसी तरीके से थर्ड मंथ में जो मैंने जमा किया होगा, थर्ड मंथ में जो मैंने जमा किया उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट PRT/100 होता है। अब जब तीसरे महीने में जमा किया तो वो 2 महीने कम का इंटरेस्ट देगा हमको, समझ में आती है ना बात? अरे तुम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 महीने के लिए मैंने डिपॉजिट किया है। जो ये मैंने पहले महीने में डिपॉजिट किया वो इधर 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 सब में इंटरेस्ट देगा।
तो 10 महीने उसका इंटरेस्ट बनने वाला है। जब मैंने सेकेंड महीने में जमा किया तब इसका इंटरेस्ट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही महीने का ना बनेगा इंटरेस्ट। तो n-1 हुआ कि नहीं, अगर टोटल n हमारा 10 था तो ये 10 10 महीने का इंटरेस्ट पे बनेगा, इस पे 9 महीने का बनेगा, इस पे 8 महीने का, इस पे 7 महीने का, इस पे 6, इस पे 5, इस पे 4, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 1 महीने का ही बनेगा, क्योंकि एक ही महीना। जितने दिन अकाउंट में पैसा रहेगा उतने दिन इंटरेस्ट बनेगा, बस इतना याद रखना है तुमको। ठीक है सर। अब इसी तरीके से करते 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 मैं nth मंथ पे ही आ गया, लास्ट महीने में ही आ गया मैं। लास्ट महीने में मार्क ये अपना क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब बाबू आखिरी महीने में पैसा जमा किया तो सिर्फ एक ही महीना रहेगा कि नहीं बैंक में, तो टाइम पीरियड कितना हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है कि नहीं। जो आखिरी महीने में तुमने जमा किया वो सिर्फ एक ही महीना रहेगा, तो एक ही महीने का इंटरेस्ट देने वाला है वो। कोई कंफ्यूजन। अब तुम बाबू गए पैसा लाने, पैसा जब लेने जाओगे तो ये सारा जोड़ करके पैसा मिलेगा कि नहीं तुमको, ये सारा जोड़ करके पैसा मिलेगा। आती बात समझ में, क्योंकि ये तो तुमने जमा ही किया था ना भैया मेरे, ये तो देगा ही देगा। प्लस हर एक अमाउंट का इंटरेस्ट वो ऐड करके देने वाला है तुमको, मतलब टोटल अमाउंट, टोटल मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी जब तुम बैंक से पैसा निकालने जाओगे, तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इन सारों का समेशन होगा कि नहीं होगा, सारों को जोड़ा जाएगा। देखना ध्यान से जोड़ रहा हूं मैं, P प्लस PRN/100 × 12 प्लस P+PRN-1/100 × 12। इसी तरीके से करते करते हम गए P प्लस है ना, P प्लस PR/100 × 12। समझ आ रही है। ये P अमाउंट कितनी बार आया, n बार आया होगा कि नहीं, देखो n महीने में P P P P ये कितनी बार आया होगा, n बार आया होगा। मतलब P कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स। रिपीटेड एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। तो क्या सर मैं इसको n इंटू पी लिख दूं, कोई आपत्ति है। ये P बार बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह करके n बार आया है, ये n बार आया है तो n इंटू पी कर देता हूं मैं। जैसे 10 बार आया होगा तो P प्लस P प्लस P प्लस P 10 बार जोड़ोगे तो 10P आएगा, इससे अच्छा मैं 10 इंटू पी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। अब इसकी बात करते हैं जरा, यहाँ पे तुमको दिख रहा है PR/100 × 12, PR/100 × 12, PR/100 × 12 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं मैं, PR/100 × 12 कॉमन लिया जा सकता है। ब्रैकेट में क्या बचने वाला है भैया, ध्यान से समझते रहना, यहाँ से बचा n प्लस n-1 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कहीं 2 रहा होगा और यहाँ कहीं 1 आ गया, ऐसा है कि नहीं है। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है कि नहीं है फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एपी में तुमको पढ़ाया गया है, nn+1/2 होता है फॉर्मूला, nn+1/2 होता है फॉर्मूला, एपी है ना भाई। अरे उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, जोड़ना ही है ना। अब 2 + 3 करो 5 आता है, 3 + 2 करो तो 8 हो जाएगा, तो भी तो 5 ही रहने वाला है। तुम चाहे इधर से इधर जोड़ो चाहे तुम इधर से इधर जोड़ो, समेशन विल रिमेन कांस्टेंट। सही, तो इधर से इधर ना जोड़ के मैं इधर से इधर जोड़ रहा हूं, मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आ रहा है सर, ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और वो भी क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है। उसका फॉर्मूला मुझे पता होता है, उसका फॉर्मूला मुझे पता होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2, nn+1/2। और यही फॉर्मूला तुम्हारे बुक में बना करके दिया भी गया है, यही फॉर्मूला बनाया गया है ना, P इंटू एन nn+1/2 इंटू 12 इंटू R/100 करके दिया गया। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, NP प्लस P इंटू एन n+1/2 इंटू 12 लिखा होगा, और इंटू क्या लिखा गया है, R/100। ये क्या हो जाती है हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। ये तुमको पैसा मिलेगा जब तुम जाओगे खाता बंद करने, झोला लेकर के जब पैसा लेने जाओगे तो इतना पैसा तुमको देगा वो, इतना पैसा देगा वो तुम्हें, झोला में ना आएगा, पॉकेट में थोड़ी आ पाएगा। हाँ अगर 100 रुपया दिए होगे तो पॉकेट में आ जाएगा फिर, तो झोला ले करके जाना, वरना इतना मेहनत से जमा किए तो कोई और ले जाएगा फिर। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तुम्हें ये कहानी याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ इसलिए बताया हूं मैं ताकि तुम्हें क्लियर हो कि आरडी एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से इंटरेस्ट देता है ये। सही,
तुमसे देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, किस किस इंटरेस्ट जो निकाला जाता है वो किस पर बेस्ड होता है। इंटरेस्ट दो ही तरीके से निकालते हैं बाबू हम लोग, या तो सिंपल इंटरेस्ट होता है या तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट। तुमसे कोई फॉर्म अगर पूछे कोई कि बाबू डिराइव करके दिखा दो, 2 मिनट लगेगा, डिराइव भी करने आ गया हो तुमको, ठीक है, 2 मिनट में तुम इसको डिराइव भी कर लोगे। और ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इसी को याद रखना है तुम्हें, नोट करना चाहो तो नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 2 है सेलिना बुक में, पेज नंबर 20। बोलना पड़ेगा ना इसमें, कौन लिखेगा फिर। क्वेश्चन है, मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit account, find the monthly installment। बोला जा रहा है कि आर के नायर जो है मंथली कुछ पैसा जमा कर रहे थे अपने आरडी वाले अकाउंट में। कितने दिन तक जमा किया, 1 साल तक जमा किया। बट सर हमें साल में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मंथ्स में चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ईयर को ऑलवेज कन्वर्ट इनटू मंथ्स। 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 मंथ्स। रेट दिया गया 14% पर एनम। और ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था भैया, फॉर्मूला जो बनाया हुआ है इसमें रेट किस में होना चाहिए, पर एनम में होना चाहिए, पर एनम में ही होना चाहिए। R/100 लिखेंगे हम इसको, ठीक है। एन किस में होना चाहिए था, मंथ्स में होना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है। पी का मतलब यही, मंथली इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। मंथली इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है प्रिंसिपल, ये हमें फाइंड करके बताना है। और मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंत में इतना पैसा मिला है, मतलब वो क्या होती है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है। जो भी लास्ट में हमको मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, टोटल अमाउंट या मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूले पर, यही एक फॉर्मूला है तुम्हारे सिलेबस में, इसी पर आएगा। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू n इंटू पी प्लस पी NN+1/2 इंटू R/100 और इंटू 12 भी रहेगा नीचे कहीं, 2 इंटू 12। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद से मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6455 इक्वल्स n इंटू पी, एन दिया गया 12 मंथ्स, पी नहीं पता है सर, प्लस पी इंटू एन दिया गया है अपने को 12 मंथ्स, 12 इंटू 12+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर का मतलब कितना दिया गया है 14%, आर का मतलब है 14%, 14/100, सही। 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, पी कॉमन लिया जा सकता है, इसको भी चाहो तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 6455 इज इक्वल टू 12p प्लस 12 इंटू 1 13, 13 इंटू 7, पी को कॉमन ले रहा है ना, अपॉन में 100 और इंटू पी हो गया। ये 91 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 112 एलसीएम लोगे तो कितना होने वाला है यहाँ से, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6455 इंटू 100 अपॉन में 112, 112 हो जाएगा ना, ये कितना अपने 1200 होगा ना, एलसीएम ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1200 प्लस 91 तो कितना हो जाएगा 1291, तो डिवाइड हो जाएगा 1291 से। कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, 5 टाइम्स हो जाएगा, लग रहा है हो जाना चाहिए, हो जाएगा 5 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ कितना आया 500, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट कितने का दे रहे हैं वो, 500 रुपए का, है ना। 500 रुपीज क्या कर रहा है मिस्टर आर के नायर, हर मंथ में क्या कर रहे हैं वो, डिपॉजिट कर रहे हैं, तभी उनको 6455 मिला है। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं जरा, 500 रुपए 12 महीने के लिए जमा किए हैं, तो इनका मूलधन प्रिंसिपल कितना जमा किए है, 12 इंटू 5 60, 6,000 रुपये जमा किए हैं। 6,000 रुपया तो ये किसका है, अरे तो नायर का ही है ना भैया, मिस्टर नायर का ही तो है ये 6,000 रुपया। बस कितने का इंटरेस्ट मिला, 455 रुपया का। रेट बहुत कम है, रेट बहुत कम है, इसका मतलब 455 रुपया ही मिला है। आती बात समझ में, 455 रुपये उनको मिले हैं। लेकिन ये रेट कम होने के बावजूद भी एफडी और सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा है, सेविंग अकाउंट और एफडी से बहुत ज़्यादा रुपया है, ठीक है। अगर अपना तुम सेविंग अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख रुपया रखते हो, तब जा करके कुछ 500 या 600 का वो आता है इंटरेस्ट, 1-1.5 लाख रुपया रखोगे तब आता है 500-600 का इंटरेस्ट आता है, उससे अधिक नहीं आता है। अब ये सोचो 6,000 रुपये में ही 455 रुपये का इंटरेस्ट मिला है इनको, क्योंकि इस 6,455 में 6,000 तो मिस्टर नायर का ही है ना,
वो तो वही पैसा डिपॉजिट किए थे। एक्स्ट्रा कितना मिला? 455। तो तुमसे ये भी कोई पूछा जा सकता है कि नेट इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना वहां पे मिला उनको। तो 6,000 डिपॉजिट तो नायर नहीं किया था, प्रिंसिपल तो उनका 6,000 है। 455 जो भी तुमने पैसा जमा किया है उससे जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वही इंटरेस्ट है तुम्हारा। तो 455 रुपये इंटरेस्ट मिले हैं। समझ में आती बात? क्वेश्चन को घुमा करके ऐसा भी पूछा जा सकता है, नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4, मोनिका डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ इन हर आरडी अकाउंट हेल्ड विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या किया, मोनिका ने एक अपना आरडी अकाउंट खुलवाया है जहां पर वो 600 रुपये पर मंथ क्या कर रही है, जमा कर रही है। सही। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, मतलब एक साल में 10% का रेट मिल रहा है उसको। ठीक। अच्छा एक चीज और बताओ, ये 10% पर एनम रेट जो है ये तो साल में लगना चाहिए। पर एनम का मतलब क्या हुआ? 10%। एक साल में 10% है। लेकिन आरडी पे अभी अभी हमने पढ़ा कि मंथली हमको मिलता है, मंथली मिलता है ना, इसी वजह से तो 10% पूरा लगेगा क्या? 10% तो 12 महीने का ना है बाबू। तो 12 महीने का 10% है तो एक महीने कितना हो जाएगा, वही डिवाइड करके देख लोगे तुम। इसी वजह से रेट क्या हो रहा है, कम आ रहा है। नहीं तो कोई ये भी देख के कह सकता था कि सर 10 महीने के लिए जमा किया, 10% ऑफ 10, 600, 10% ऑफ 600 कर दीजिए आप सीधा सीधा। लेकिन नहीं, क्या होगा, छोटा छोटा करके मिलता है वो, पार्ट वाइज में हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हमसे बोला गया है कि मार्केट वैल्यू उसको इतना रुपया मिला जब वो पैसा लेने गई बैंक में, आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल, जितना टाइम इंटरवल की बात उसने की थी, जितने के लिए अकाउंट खोला गया था, उतने के बाद जब वो पैसा लेने गई तो उसको मिला 24,930 रुपये। तो बोला गया है, पूछा जा रहा है हमसे कि कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए उसने आरडी अकाउंट खोला था। सही। तो तुम्हारे में देखो दो ही तरह के क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला यही एक है, इसमें से कोई एक चीज अननोन कर देगा, इसमें फॉर्मूले में कोई एक चीज अननोन करेगा। अगर एन अननोन किया तो थोड़ा सा हेक्टिक पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना पड़ता है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी अगर एन दिया गया हो तो सबसे आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक। तो हमेशा क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ये गिवन लिख लिया करना, क्या चीज दिया गया है, क्या चीज पूछा गया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है। वी नो मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है हमारी होती है एनपी प्लस पी एन प्लस 1/2 × 12 × R/100। सही है। चलो फिर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 24930 इज इक्व टू एन इंटू पी। ये देखो ये हमारा क्या है, एन इंटू पी क्या बताता है, कितना हमने पैसा जमा किया है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है, इंटरेस्ट है। अगर कभी इंटरेस्ट सिर्फ दिया गया होगा तो इसको इसको घटा देना, बात समझ आती है ना। ये हमारा क्या है, जो अमाउंट मुझे मिला, ये क्या है, जो मैंने जमा किया, प्रिंसिपल। ठीक। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिला, इसके बराबर डायरेक्ट दे सकते हैं कभी एग्जाम में अगर पूछ ले तो। और फिर क्या गया, एन मुझे नहीं पता है सर, पी पता है मुझे, तो यह हो जाएगा 600n प्लस 600n मुझे नहीं पता है सर, nn+1 अपॉन में 24 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना दिया गया, 10/100। सिंप्लीफाई कर लो जरा इसको, तो एक जीरो से गया, एक जीरो से गया, 6424 होता है, और इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा क्या। सिंप्लीफाई कर लो जरा इसको और फिर से, 24930 इक्वल 600n प्लस, मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी ओपन कर दूं साथ में, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं, 5/2 nn+1 क्या आएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 9 2 8 1 कैरी 9 4 इक्वल्स 1200n प्लस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, 5n² प्लस 5n, ये दोनों आपस में एड ऑन हो जाएंगे, हो जाएगा 49860 इक्वल्स 1205n प्लस 5n²। 5 से डिवाइड कर देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है 5 का मल्टीपल है, 5 से मल्टीप्लाई करके, और इसको भी मैं इधर ही लेकर के आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये n², इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 5 2 10 10 हो जाएगा, 5 4 20 और 5 1 5n, और ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 5 जो 45 45 4 8
48, फिर से 9 5 45, ठीक है, 3 6 7 टाइम्स 1 0 5 टाइम्स इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब ये क्या बन गया हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं। अब ये बड़ा भी है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और साथ में बड़ा भी है, तो अब इसको तुम चाहो तो फैक्टराइजेशन 72 होगा ना, 5 से डिवाइड कर रहे थे ना हम लोग, हाँ 2 होगा। तो यहाँ पे चाहो तो तुम फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, या चाहो तो फार्मूला मेथड नहीं होता है कुछ यार, सिर्फ धाराचार मेथड होता है वो, या फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं हम लोग, या इसी को हिंदू फार्मूला बोला जाता है। फार्मूला मेथड कुछ नहीं होता है, अगला ये सब बात करते हो तुम लोग। क्वाड्रेटिक फार्मूला से या तो तुम निकाल सकते हो, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, या उसी को हिंदू फार्मूला भी बोला जाता है, ठीक। और या तो तुम फैक्टराइजेशन कर लो, या तो तुम क्या करो, फैक्टराइजेशन कर लो, बात आती है समझ में। लेकिन इतना बड़ा नंबर है, फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है क्या, फैक्टराइज नहीं कर पाओगे इसको। लेकिन चलो ट्राई करते हैं फैक्टराइज करने का भी, फैक्टराइज करने का ट्राई कर लेते हैं। 9972 है कि नहीं है, 9972 है, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 7 to 9, 9 से ये डिवाइड होगा, 9 से ये डिवाइड होगा, तो बाबू लिखो 9, और इसको जब डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1108 आएगा, ठीक है। फिर से ये 8 1 9 1 10 नहीं होगा, अब 9 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। लास्ट का डिजिट 4 से डिवाइड हो सकता है, इसका फैक्टराइजेशन मत करो। अब इसी को और फैक्टराइज कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को लेकर के डिवाइड किया करो। 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 3 0 7 4 28 और 7 4 28, ठीक। अब जरा चेक कर लो, देखो 277 आ गया कि नहीं आ गया, पास में आ गए कि नहीं, हम आ गए हैं 241 के पास में आ गए हैं। तो एक बार चेक कर लो, 9 4 13 होता है, और 277 में से अगर 13 को हटाया जाए, 13 नहीं मल्टीप्लाई है ना, 9 4 36, 9 4 36, तो 277 में से देखो, जब भी कोई एक फैक्टर इस नंबर के पास में आ जाए तो चेक करना स्टार्ट करो। 277 में से अगर 36 को मैं रिड्यूस करता हूं तो 241 आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया, मतलब हमारा ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। बड़े बड़े नंबर्स को सिंगल डिजिट का नंबर लेके चलना है, याद रखना, सिंगल डिजिट का नंबर लो, फैक्टराइज करो, और जैसे कोई एक नंबर मिल जाए गिवन नंबर के पास में, अब उसको क्या करो, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देखो। अगर यहां भी नहीं होता तो मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करता, और ज्यादा तोड़ता मैं इसको, ठीक। तो मैं यहां लिख सकता हूं एन स्क्वायर प्लस 277 माइनस 36 माइनस 9972 इक्वल्स 0। तो सर यहाँ से n को अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n प्लस 277, माइनस 36 को यहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो ये भी हो जाएगा n प्लस 277 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये भी फिर से अगेन कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 277 एंड n माइनस 3 इक्वल्स 0 36। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है। प्रॉपर्टी वाला था ना कुछ, तो सम प्रॉपर्टी करके कुछ नाम दिया गया तुम्हारे बुक में, प्रॉपर्टी सम मैटर कुछ तो है उसका नाम, छोड़ दो उसको, हटाओ, बस इतना याद रखो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए, ये सत्य नहीं है, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, तो सर ईदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, तो क्या लिखेंगे, ईदर 9 प्लस 277 इज 0 और n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सर ये अगर कंडीशन के हिसाब से देखें तो माइनस 277 मंथ्स आएगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो n इज इक्वल टू 36 मंथ। बाबू मंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 36 मंथ्स, मतलब 2 साल के लिए उसने क्या किया है, पैसा जमा करवाया है। 2 साल 3 साल 12 36, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सुबह का टाइम है, नाश्ता वास्ता हुआ नहीं अब, तो 36 3 साल के लिए जमा करा। अब एक चीज अब फिर से सुनो, 3 साल के लिए जमा कर रही है, 600 रुपये पर महीना, 600 रुपये पर महीना 36 महीने के लिए, तो कितना अमाउंट उसने जमा कर लिया है, 36 600 के हिसाब से कितना रुपया जमा किया उसने, 216 होगा, 21,600 रुपये उसने जमा किया है, 21,600 रुपये जमा किया है, मिला कितना उसको,
24,930 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 24,930 में से 21,600 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3330 होगा कि नहीं? 3,330 रुपए का इंटरेस्ट मिला उसको। रही हुआ ना? अब इतना भी थोड़ी गड़बड़ कर दूंगा यार। 3,330 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। अब देख रहे हो कि नहीं, 3 साल के लिए पैसा जमा हुआ है और इंटरेस्ट क्या मिला है? 3,000 का लगभग, मतलब हर साल 1,000 रुपया। तुम्हारी बात है। और जबकि 10% इंटरेस्ट रेट भी है। अगर मैं कायदे से वैसे चलता, मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझा करो। देखो, मैथ्स का मतलब ये नहीं कि मुंह उठाया सवाल लगा दिया काम खत्म हो गया। थोड़ा सा एनालाइज किया करो कि क्या हो रहा है। एनालिसिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर ये मैं सिंपल इंटरेस्ट से यही पैसा डालता, मैं सिंपल इंटरेस्ट से यही पैसा डालता, मैं सिंपल इंटरेस्ट से अगर यही पैसा डालता तो क्या होता? मैं इतना इतना क्या देख रहा हो, ये 1 साल का इस तरह से देख रहा हो ना इंटरेस्ट का। तो हमारा इंटरेस्ट मतलब इन शॉर्ट तुमको बस ये जानना है कि इंटरेस्ट अगर तुमसे निकालने को पूछेगा कि कितने का फायदा हुआ, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? या तो इंटरेस्ट पूछ लेगा, दूसरी चीज वो ये पूछ रहा था कि कितना प्रॉफिट हुआ उसको, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। लैंग्वेज ऐसे लिख के दे सकता है कि मोनिका को कितना प्रॉफिट हुआ, तो वही इंटरेस्ट की बात कर रहा हो, कितने का फायदा हुआ है? तो सर 3,330 रुपए का फायदा हुआ। ठीक। बाकी सारे क्वेश्चंस आसान है। सिर्फ और सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला क्वेश्चन इसलिए बताया हूं कि एन कैसे निकालना है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो याद रखना, या तो तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना या तो फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने का भी तरीका तुमको बता दिया, आसान तरीका होता है। इस तरह से क्या करो, बड़े बड़े नंबर्स को लेकिन सिंगल डिजिट लेकर चलना है। जैसे ही तुम पास में पहुंच जाओ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाना करके देख लो क्या मैं इस वैल्यू पे पहुंच रहा हूं। नहीं पहुंचे तो मैं इसका फर्दर डिवीजन करना स्टार्ट करता। अरे जो तुम ऐसे करते थे ना बचपन में, उसी चीज को मैं ऐसे ट्री डायग्राम बना कर रहा हूँ। ठीक। बाकी क्वेश्चंस को लगाना। अगला जो है शेयर एंड डिविडेंड देखा जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस का और देख लेंगे इसमें।